हेलो दोस्तों, कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और सबकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी मस्त चल रही होगी। तो यार अब बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, तो अब हमें तैयारी भी मस्त तरीके से करनी पड़ेगी। तो इसलिए आज हम आपको बताने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने वाले 50 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो यार हर साल पेपर पूछा जाते हैं। देख सकते हो 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 मतलब हर साल पूछे जाते हैं पेपर में। तो आज आपको 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, आपको पूरी किताब से 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाले। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखना। जितने क्वेश्चन है भैया सभी इंपॉर्टेंट और पिछले वर्षों के पेपर से लिए गए, ठीक है। तो मस्त तरीके से पूरा वीडियो देखना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, जिससे आपकी मस्त तरीके से इनकी क्वेश्चंस की जो 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न इनकी तैयारी हो जाएगी। और इनको तैयार करना भी है, ठीक है, क्योंकि पिछले वर्षों से लिए गए हैं तो पेपर में पक्का इनसे क्वेश्चन फंसेंगे जरूर, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं ये पेपर में फंसेंगे जरूर, तो आपको इनको तैयार कर लेना है, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, उनको बता दो भैया ये वाले क्वेश्चन तैयार कर लो, क्योंकि पेपर में हर साल ये पूछे जाते हैं, तो इस बार भी पक्का इनसे आएंगे, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो शेयर कर दो और शुरू करते हैं मस्त तरीके से। 50 सबसे महत्वपूर्ण देख सकते हो यहाँ पे 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, इन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले जो लोग चैनल पर हैं वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल पे मस्त तरीके से तैयारी चल रही है। क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो मस्त तरीके से चलते हैं, आपका देखते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को। तो चलो आपको ले चलते हैं कॉपी की स्क्रीन पे, मस्त तरीके से देखते हैं। तो देखो अब एक एक करके हम इन सभी 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं। और आपसे कह रहे हैं ना भाई, जितने क्वेश्चन है ये सभी इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आते हैं, तो इनको एकदम तैयार कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, उनको बता दो भैया ये तैयार कर लो, क्योंकि ये ऐसे ऐसे छटे हुए क्वेश्चन जो पिछले वर्षों के पेपर से लिए गए, ठीक है। तो चलो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो एकदम याद रखो, इसका पहला ऑप्शन सही 55.56। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, 55.56 होती है, ठीक है। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन सही है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंघ गुणधर्म, बताओ इनमें से कौन सा अणुसंघ गुणधर्म। तो आपको याद रखना अणुसंघ गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला वाष्पदाब अवनमन, दूसरा क्वथनांग उन्नयन, तीसरा हिमांग अवनमन और चौथा परासरण दाब। तो देख सकते हो इसमें कौन सा अणुसंघ गुणधर्म है, परासरण दाब, ठीक है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा अणुसंघ गुणधर्म है, परासरण दाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। तो इसकी ट्रिक जान लो, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि किसका परासरण दाब सबसे कम है, तो परासरण दाब कम उसका होगा, ठीक है। उसका परासरण दाब कम होगा जिसमें आयन कम होंगे। जिसमें क्या होंगे, आयन कम, मतलब जिसमें कम आयन होंगे उसका परासरण दाब क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जिसमें कम आयन होंगे उसका परासरण दाब क्या होगा, कम, और जिसमें आयन ज्यादा होंगे उसका परासरण दाब ज्यादा होगा। तो पूछा गया सबसे कम किसका होगा। देखो बात करें पहला ऑप्शन पोटेशियम क्लोराइड विलयन। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होगा KCl, इसमें एक आयन है K प्लस आयन, एक Cl माइनस आयन, तो एक एक दो आयन इसमें भी है। बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम Mg2 प्लस होता है, क्लोराइड Cl माइनस होता है, तो इसमें भी आयन होंगे। एल्युमिनियम फास्फेट, एल्युमिनियम में भी आयन होंगे, Al3 प्लस होता है। लेकिन स्वर्ण विलयन जो है इसमें एक भी आयन नहीं है, स्वर्ण विलयन में एक भी आयन नहीं, मतलब इसी का परासरण दाब सबसे कम होगा। जब इसमें आयन नहीं है, इसमें सबसे कम आयन है, तो इसी का परासरण दाब सबसे कम होगा। तो जिसमें सबसे कम आयन उसका परासरण दाब कम, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है इसका, स्वर्ण विलयन की, इसका परासरण दाब सबसे कम होगा, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन है यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है तो विलयन क्या कहा जाता है, ठीक है। 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है तो विलयन क्या कहा जाता है। देखो सारे आंसर मोलर में है, मतलब मोलरता निकालनी थी, ठीक है। तो हमसे कहा 10 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, अणु भार निकाल लो 180 आ गया। अब कह रहा है कि 1000 ग्राम विलायक है तो 1000 ग्राम हमने विलायक लिख दिया। अब पूछ कह रहा है देखो मोलर में सभी ऑप्शन, मतलब मोलरता निकालनी है, तो मोलरता बराबर स्मॉल w बटा m इंटू कैपिटल W पर 1000 का गुणा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी चीजें मान रखा। देखो इसका मान कितना है, देखो यहाँ पे आपको निकालनी क्या है, मोलरता। तो यहाँ पे आयतन होगा V, ठीक है। आयतन क्या होगा, V होगा। तो देखो आयतन V होता है, तो इसमें आपको जो 1000 ग्राम विलायक दिया गया ना, यही आयतन की जगह रख लेना है आपको। तो देखो यहाँ पे स्मॉल w का मान कितना हो जाएगा, 18। अणु भार आपने 180 निकाला, तो 18 बटे 180, और भार आपको ये दिया गया तो 1000 इसी को रख लो यहीं पे, और 1000 का ऊपर गुणा। जब आप इसे हल करोगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी 0.1 आएगी। तो इसमें ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 0.1 मोलर, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 0.1 मोलर।
ठीक है, दूसरा नंबर ऑप्शन। तो इसका एक क्वेश्चन है, सिंपल आपको भार दिया था, ये दिया था, आयतन की जगह आपको 1000 रख लेना, जब काटोगे तो आपके पास 1/10 आएगा और बाद में 0.1 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही, दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा है, मतलब सबसे कम हिमांक किसका होगा। तो देखो न्यूनतम हिमांक वाला विलयन 4 ऑप्शन है, पहला पोटेशियम सल्फेट, दूसरा सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज और यूरिया। तो देखो जब हिमांक न्यूनतम की बात की जाएगी तो न्यूनतम हिमांक उसका होगा जिसमें ज्यादा आयन होंगे। ठीक है, देखो सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl- जब ज्यादा, देखो हिमांक जो होता है उल्टा होता है। ठीक है, जब परसरण दाब की बात की गई तो कम आयन तो परसरण दाब भी कम, लेकिन अगर हिमांक में जब बात होगी जब आयन कम तो हिमांक ज्यादा, ये चीज याद रखना है। ठीक है, जब आयन कम तो हिमांक ज्यादा। तो यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट में क्या है, ज्यादा आयन है, सोडियम क्लोराइड में केवल 2 आयन होंगे, लेकिन पोटेशियम में K+ होता है और सल्फेट में SO4 2- होता है। तो 2 1 3 आयन है इसमें, और इसमें सोडियम में 1 और क्लोराइड में 2 आयन इसमें, लेकिन यूरिया और ग्लूकोज में 1 भी आयन नहीं है। देखो इन दोनों में 0 आयन है, इसमें 2 आयन है, इसमें 3। तो सबसे ज्यादा आयन इसमें पोटेशियम सल्फेट में आता है, इसका सबसे कम हिमांक होगा। ठीक है, तो पहला नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना की जाती है। तो Kb का सूत्र आपको याद रखना है, सूत्र मेन क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर सूत्र होता है Kb इंटू मोललता। मोललता का सूत्र स्मॉल W/m इंटू कैपिटल W और ऊपर 1000 का गुणा। ठीक है, ये वाला सूत्र होता है, देखो अब दिख रहा होगा, डेल्टा टीबी बराबर Kb इंटू स्मॉल W/m इंटू कैपिटल W ऊपर 1000 का गुणा। तो यहाँ पे आपसे सूत्र किसका पूछा गया है कि Kb का सूत्र बताओ। तो Kb का सूत्र यहाँ से कैसे आएगा, ये जो नीचे है इधर चली जाएंगे गुणे पे, और जो यहाँ गुणे में इसके नीचे भाग में आ जाएगा। तो Kb बराबर आ जाएगा डेल्टा टीबी इंटू m इंटू कैपिटल W और बटे ये जो गुणा में थे इधर आ जाएगा स्मॉल W गुणे 1000। ठीक है, तो ये वैल्यू Kb की आएगी। तो Kb का मान कितना होगा, डेल्टा टीबी इंटू m इंटू W बटा W इंटू 1000। तो ये वाली वैल्यू देख लो किसमें, ये वाले ऑप्शन में, कि m इंटू टीबी इंटू W बटा 1000 इंटू W। ठीक है, ये छोटा वाला W ऊपर बड़ा वाला W, स्मॉल W ऊपर कैपिटल W। ठीक है, तो इसमें पहला नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन ना भाई जो पेपर में हर साल पूछाते, इसलिए आपको इनको जरूर से जरूर तैयार करना है, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये जान लो। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन है 7वां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन विभव किस पे निर्भर करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन विभव किस पे निर्भर करता है। तो याद रखो इलेक्ट्रॉन विभव जो होता है धातु की प्रकृति पे, कि इलेक्ट्रॉन किस धातु का है, इस पे भी निर्भर करता है, विलयन के ताप पे भी निर्भर करता है, विलयन की मोलरता पे भी निर्भर करता है। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही है, इनमें से सभी पर, मतलब धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर, इनमें से सभी पर। ठीक है, तो इसमें चौथा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, इनमें से सभी पर। ठीक है, तो ये 7वां क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं, मतलब अच्छे चालकत्व विलयन वाला पदार्थ कौन से होते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट, प्रबल वैद्युत अपघट है, या विद्युत अपघट या उत्प्रेरक। तो अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ जो होते हैं वो आपके प्रबल वैद्युत अपघट होते हैं। ठीक है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही है। फिर है विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है। तो इसका भी याद रखो, विशिष्ट चालकता की इकाई कितनी होती है, सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। कितनी होती है, सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। ठीक है, विशिष्ट चालकता जो होती है आपकी, इसकी इकाई होती है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। ये एकदम याद रखो। ठीक है, विशिष्ट चालकता की बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज जान लो। ठीक है, कि विशिष्ट चालकता की इकाई सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स होती है। अगला क्वेश्चन है, तनुता बढ़ाने पे विशिष्ट चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो तनुता बढ़ाने पे विशिष्ट चालकता जो होती है आपकी घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का समीकरण कौन सा है। तो आपको एकदम देख लो, 4 ऑप्शन दिए गए कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन जिसको सूत्र याद है वो तुरंत ऑप्शन सही करेगा। K बराबर 2.303 बटा T log 10 A अपॉन में A-x। ठीक है, पहला नंबर इसका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायु काल में क्या संबंध होता है। तो इसका भी एकदम याद रखो, K बराबर होता है 0.6932 बटा T1/2। तो इसमें पहला नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया का एक ये सूत्र है और एक ये वाला सूत्र है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट सूत्र है, आपको एकदम याद रखनी है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया आवासीय एकाणु का अभिक्रिया है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा, CH3COO प्लस H2O CH3COOH प्लस CH3OH। आवासीय एकाणु का अभिक्रिया का क्या मतलब होता है। आवासीय एकाणु का अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि इसमें इसमें क्या होता है, इसमें आपकी आणविकता, मान लो आणविकता कितनी हो, 2 हो, लेकिन कोटि 1 हो, तो इस अभिक्रिया को आवासीय एकाणु का अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये वाली अभिक्रिया जो है ना, CH3COOH प्लस H2O, जिससे बन रहा था यहाँ से, यही वाली तो है,
हाँ ये CH3COO है, जिससे बन रहा है CH3COOH और CH3OH। ये वाली अभिक्रिया क्यों आभासीय कणुक है? क्योंकि इसमें जो वेग होता है ना, वेग केवल इसी की सांद्रता पे निर्भर करता है, CH3COO CH3 की पावर 1 पे। तो जब इसकी घात 1 होती है तो कोटि 1 आ जाती है, लेकिन आणविकता अणुओं की संख्या होती है तो एक अणु ये है, एक अणु ये, आणविकता 2 है लेकिन कोटि 1 है, इस कारण से आभासीय कणुक अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसमें 13 नंबर क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन सही है, ये वाली अभिक्रिया आभासीय कणुक अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया 13 नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर देखो चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पे कैसा होता है? वेग स्थिरांक जो है ताप बढ़ाने पे क्या करता है? तो वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पे बढ़ेगा, वेग स्थिरांक जो होगा ताप बढ़ाने पे बढ़ जाएगा। ठीक है, वेग स्थिरांक जो होगा ताप बढ़ाने पे बढ़ जाएगा, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, बढ़ेगा। ठीक है, वेग स्थिरांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, ये चीज जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे मात्रक पूछे जाते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक, प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक, तो मात्रक एकदम याद रखो। ठीक है, देखो पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मात्रक वाले देखो क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई या मात्रक कितना होता है? तो याद रखो कितना होता है? सेकंड इनवर्स होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है? सेकंड इनवर्स होता है। अगला क्वेश्चन है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का क्या मात्रक होता है? तो इसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का क्या मात्रक होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा नंबर। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्न तत्वों में लैंथेनाइट तत्व कौन सा है? रेडियम, सीरियम, एक्टिनियम या ये आपका, ठीक है, ये जिंक रहा होगा, जेडेन। ठीक है, तो इन सभी तत्वों में कौन सा आपका क्या है? लैंथेनाइट तत्व है। तो आप तुरंत बता सकते हो लैंथेनाइट तत्व कौन है? सीरियम। ठीक है, सीरियम आपका जो है लैंथेनाइट श्रेणी का तत्व है, दूसरा ऑप्शन। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में क्या विद्यमान होते हैं? देखो, जब यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं तब आपका रंगीन आयन या रंगीन यौगिक का निर्माण होता है, तो ये दूसरा ऑप्शन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी हमने आपको पढ़ा रखा है कि जिस कक्षक में अकेला इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो 18 नंबर का दूसरा ऑप्शन सही है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न संक्रमण तत्वों में कौन सा 4D श्रेणी का तत्व है? मतलब किसमें इलेक्ट्रॉन 4D श्रेणी में भरा जाएगा? तो देखो यहाँ पे 37, 47, 57 या 30। ठीक है, तो बताओ इसमें कौन सा ऐसा तत्व है जो मतलब 4D श्रेणी का तत्व है? तो इसमें आपका जो ये बोरान है ना, ये 47, ये आपका 4D श्रेणी का तत्व है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। वो सॉरी, बोरान नहीं है, ये ABCD 4 तत्व दिए गए, परमाणु क्रमांक है ये तुमको दिए गए। ठीक है, 47 है, परमाणु क्रमांक 37 है, 57 है, 30 है, ये ABCD तत्व तुमको दिखाए गए। तो कौन सा इसमें 4D श्रेणी का तत्व हो जाएगा? ये 47 परमाणु क्रमांक वाला। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। फिर निम्न में अनुचुंबकीय आयन कौन सा? 4 ऑप्शन थे, Zn2+, Ni2+, Cu+ या Ag+। तो इसमें अनुचुंबकीय कैसे पहचाना जाता है? देखो, अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना, युग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना, ये हमने बहुत आसानी से आपको सिखा रखा है। आप YouTube पे जाके वीडियो देख सकते हो, सर्च कर लो सिंपल, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, स्टडी करता चैनल का नाम डाल देना, आगे आपको वीडियो मिल जाएगा। मस्त तरीके से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना आप समझ सकते हो। ठीक है, हमने पूरा सिखाया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे Ni2+ इसमें जो है ये अनुचुंबकीय है, ऐसा क्यों है ये भी समझ लो। देखो, निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है? निकिल का परमाणु क्रमांक 28 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। आप निकालने की इसका Ni2+ का मतलब 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कहां से करेंगे? बाहरी कक्षा से। तो 4s2 जो है इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो बचेगा 4s0, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d8 है ना। अब 8 इलेक्ट्रॉन देखो हमने इस कक्षक में भर दिए, 2 ये भरे, 2 4 2 6 7 1 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन अकेला होगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन अकेला ये, एक इलेक्ट्रॉन अकेला ये, तो इन्हें कहा जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन अकेले हैं अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, अतः Ni2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए अनुचुंबकीय है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते तो अनुचुंबकीय होता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते तो वो प्रतिचुंबकीय होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 20वां क्वेश्चन भी हो गया, ये वाला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला टॉपिक तैयार कर लेना, पढ़ा रखा है हमने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है CONH3 का होल 6 Cl में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? ठीक है, तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? +3। कैसे निकाल लो? जिसकी निकालनी कोबाल्ट की निकालनी, इसको X मान लो, NH3 का होल 6 Cl अब कोबाल्ट की X माना, NH3 क्या उदासीन लिगेंड है तो इसकी 0 हो जाएगी, 0 × 6 प्लस क्लोरीन की -1 प्लस क्लोरीन की -1 और है क्या 2, तो -1 × 2 = 0, तो X + 0
और -1 -2 बराबर 0, हल कर लो x बराबर +3। तो अतः कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई भैया, +3 आ गई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा वाला। ठीक है, तो देख सकते हो जितने क्वेश्चन है ये सभी पिछले वर्षों से लिए गए हैं और इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के आपके पेपर में फंसेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा आयन उप सहसंयोजन यौगिक नहीं बनाता, Na+, क्रोमियम 2+, कोबाल्ट 2+ या क्रोमियम 3+। बताओ इनमें से कौन सा उप सहसंयोजन यौगिक नहीं बनाता। तो जितने डी ब्लॉक वाले केवल है वही उप सहसंयोजन यौगिक बनाते हैं। सोडियम आपका डी ब्लॉक का तत्व नहीं है तो यही आपका उप सहसंयोजन यौगिक नहीं बनाएगा। ये सब बनाएंगे लेकिन ये वाला तत्व आपका उप सहसंयोजन यौगिक नहीं बनाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है एल्कोहलिक OH की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बेनमीन परीक्षण किया जाता है। तो देखो इसमें आपको त्रिहैलोजनीकृत मेथेन और एक प्राथमिक एमीन लेना होता है जिससे कार्बेनमीन परीक्षण होता है। अब इसमें होता क्या है कार्बेनमीन, अब आपको याद होगी कि इसमें क्या किया जाता है। देखो कहा गया त्रिहैलोजनीकृत मेथेन मतलब आपको लेना होता है क्लोरोफॉर्म। त्रिहैलोजनीकृत का मतलब 3 क्लोरीन लगे ना, इसलिए त्रिहैलोजनीकृत मेथेन और मेथिलेमीन लेना होता है। और आपको क्या लेना होता है, KOH लेना होता है। यह अभिक्रिया कार्बेनमीन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ से CH3, यहाँ से N और C मिलके CH3NC मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है। यहाँ से K और यहाँ से Cl मिलके 3KCl बाहर निकलते हैं और 3H2O बाहर निकलते हैं। यहाँ पे 3 का गुणा कर लो, रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कार्बेनमीन अभिक्रिया होती है, मतलब ट्राई क्लोरोमेथेन और मेथिलेमीन लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा त्रिहैलोजनीकृत मेथेन और एक प्राथमिक एमीन। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आसानी से हो गया। अगला क्वेश्चन चले, 24 नंबर क्वेश्चन है हैलोफॉर्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है, तो मेथेन के। ठीक है, मेथेन का सूत्र होता है ना CH4, तो मेथेन के ही तो ये आपके हैलोजन, ये जो आपके ट्राई हैलोजन है किसके व्युत्पन्न है, मेथेन के। ठीक है, तो देखो हैलोफॉर्म पूछा गया था, हैलोफॉर्म का मतलब यही क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, तो किसके होते हैं, मेथेन के होते हैं। ठीक है, फिर है क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, तो याद रखो फास्टजीन गैस। जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीजन द्वारा, देखो क्लोरोफॉर्म CH-Cl3, ऑक्सीजन द्वारा जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ से CO और 2 क्लोरीन मिलकर COCl2, इसी को बोलते हैं फास्टजीन गैस बना लेता है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का जब प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, फास्टजीन गैस बनती है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया 25 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चले, कह रहा है जब क्लोरोफॉर्म सांद्र HNO3 से अपक्रिया करता है तो निम्न में से क्या बनाता है। जब क्लोरोफॉर्म सांद्र HNO3 से अपक्रिया करता है तो निम्न में से क्या बनाता है, क्लोरोपिक्रिन बनाता है, CCl3NO2। क्या बनाता है, CCl3NO2। इसकी अपक्रिया हमने देखो नीचे दी है, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रिक अम्ल जिससे CCl3N और 2 ऑक्सीजन मिलके CCl3NO2 बना और हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर जलकाणु बाहर निकल गया। तो ये अभिक्रिया होती है जब क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल HNO3 से अभिक्रिया करता है तो क्लोरोपिक्रिन CCl3NO2 बनाता है। ठीक है, तो इस टाइप से 26 नंबर क्वेश्चन भी आपका हो चुका। अगले क्वेश्चन की ओर चले, देखो ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग जो है तीसरा नंबर ऑप्शन सही है आपका, औद्योगिक विलायक के रूप में। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ पे होता है भैया, औद्योगिक विलायक के रूप में होता है। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन 28 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम कौन सा है। तो ग्लूकोज जो होता है, अगर आप ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करोगे तो उसके लिए एंजाइम लगता है जाइमेज। कौन सा एंजाइम लगता है, जाइमेज। ठीक है, ये चीज, तो इसका दूसरा सही है। फिर है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पे क्या बनता है, फिनॉल्फथैलीन। ठीक है, जब आप फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करोगे तो क्या बनेगा आपका, फिनॉल्फथैलीन। यह विक्रिया भी इंपॉर्टेंट है कि फिनॉल से फिनॉल्फथैलीन कैसे बनाया जाता है, तो हमने ये वाली भी करा रखी है। ठीक है, चैनल पे आपसे कहना ना, आप चैनल पे वीडियो देखो, जाके सारी चीजें ज्यादातर हमने पढ़ा रखी है। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट चेक कर लेना, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट से जाके मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो जरूर चेक करना प्लेलिस्ट पे। अगला क्वेश्चन है ल्यूकाज अभिकर्मक कौन सा है। ल्यूकाज अभिकर्मक कौन सा है, तो देखो ये आपका जो सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 ये आपका ल्यूकाज अभिकर्मक कहलाता है। और ल्यूकाज परीक्षण आपको पता है किसकी पहचान के लिए उपयोग किया जाता है, ये आपका एल्कोहलों की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 को क्या कहते हैं, ल्यूकाज अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है ल्यूकाज अभिकर्मक का प्रयोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के विभेद में किया जाता है। मतलब किस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के विभेद में किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, मतलब जो ल्यूकाज परीक्षण है इसके द्वारा आप
प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सभी प्रकार के अल्कोहलों की विभेद कर सकते हो, मतलब उनमें अंतर बता सकते हो कि कौन सा प्राथमिक अल्कोहल है, कौन सा द्वितीयक, कौन सा तृतीयक, किसके द्वारा, इसी ल्यूकार्ट परीक्षण के द्वारा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पे क्या प्राप्त होता है। तो फिनॉल की जब हम नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पिक्रिक अम्ल भैया, दूसरा ऑप्शन सही है। जब फिनॉल नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल को बनाता है, दूसरा ऑप्शन सही है। फिर निम्न में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अपक्रिया नहीं देता। तो आपका देखो फॉर्मेल्डिहाइड भी कैनिजारो अपक्रिया देता है, लेकिन ये एस्टल्डिहाइड है CH3CH2CHO, ये आपका जो है भैया कैनिजारो अपक्रिया नहीं देता। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड देता है लेकिन एस्टल्डिहाइड आपका वो, ये कौन सा एल्डिहाइड है, ये प्रोपियोनो एल्डिहाइड है, क्योंकि 3 कार्बन है ना, तो चाहे प्रोपेनल बोल दो या प्रोपियोनो एल्डिहाइड बोल दो, ये आपका जो है कैनिजारो अपक्रिया नहीं देगा लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड देगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही, ये नहीं देगा। ठीक है, तो 33 नंबर तक हो गए। अगला क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर, कह रहा फॉर्मेलिन जली विलयन है। फॉर्मेलिन किसका जली विलयन है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेलिन जो है फॉर्मेल्डिहाइड का जली विलयन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35 नंबर, रोजेनमुंड अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही, एल्डिहाइड। रोजेनमुंड अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। ठीक है, ये अपक्रिया तो आपको याद भी होगी, रोजेनमुंड अपचयन। इसमें क्या होता है, जब आप एसिटिल क्लोराइड जैसे CH3COCl आपने लिया, क्या लिया, एसिटिल क्लोराइड, जब आप इसका अपचयन करोगे 2 हाइड्रोजन के द्वारा और उपस्थिति दे दोगे पैलेडियम बेरियम सल्फेट और उबलती जाइलिन की। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ से क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन निकल के इसके बीच में लग जाएगा, बन जाएगा CH3CHO प्लस HCl। तो ये क्या बन गया, एस्टल्डिहाइड, मतलब एक प्रकार का एल्डिहाइड। ठीक है, तो रोजेनमुंड अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो पहला नंबर ऑप्शन इसका सही है, एल्डिहाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्न में से कौन फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता। तो वो है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है भैया ये फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता, जबकि फार्मिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड ये सभी फेलिंग विलयन का अपचयन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा, एसिटिक अम्ल। ठीक है, फिर 37 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोबेंजीन को क्या कहते हैं। तो नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है मिर्वेन का तेल। क्या कहते हैं भैया, मिर्वेन का तेल कहते हैं, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, मिर्वेन का तेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमीनों का जलीय विलयन होता है, जो अमीन होते हैं उनका जलीय विलयन जो होता है उभयधर्मी प्रकृति का होता है। कैसा होता है, उभयधर्मी होता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है, RNH2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH एल्कोहलिक की अपक्रिया क्या कहलाती है। तो अभी आपको बताया है, प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और KOH की अपक्रिया कार्बिल अपक्रिया कहलाती है, जिसमें ये वाली अपक्रिया देखो थी ना अभी, ये वाली क्लोरोफॉर्म प्लस मेथिलमीन प्लस KOH, जिससे क्या बना, आइसोसाइनेट। यह अभिक्रिया क्या है, कार्बिल अपक्रिया कहलाती है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। 40 नंबर है, एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा है। अगर आप एमाइड से एमीन में जानना चाहते हो तो इसके लिए आपको ब्रोमीन और KOH यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभिक्रिया हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में जब आप एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और KOH से करते हो तो आपका एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया होगी। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया से क्या बनता है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया से आइसोसाइनेट बनता है। ये जो आपका बना है CH3NC, इसका क्या नाम है, मेथिल आइसोसाइनेट। तो क्या बनता है, इससे आइसोसाइनेट बनता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चले, 41 नंबर तक हो चुके हैं। 41 नंबर तक हो चुके, जितने क्वेश्चन सभी मस्त वाले हैं, है ना। अगला क्वेश्चन 42 नंबर कि सबसे मीठी शर्करा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछे गए। सबसे मीठी शर्करा कौन सी, ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज। तो सबसे मीठी शर्करा जो होती है सुक्रोज होती है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। तो शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन है। कौन सा है, ग्लाइकोजन। ठीक है, 44 नंबर है, इन्युलिन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है। तो इन्युलिन के जल अपघटन से फ्रक्टोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले। देखो अगला क्वेश्चन है भैया 45 नंबर, एस्कॉर्बिक अम्ल किसका नाम है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन C का नाम है। ठीक है, विटामिन C का नाम है। और आपसे मान लो कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताओ, तो याद रखना विटामिन C होती। ठीक है, फिर है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है। तो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन D का नाम है। ठीक है, फिर 47 नंबर,
यौगिकों का युग्म जिसमें दोनों यौगिक टाले नवकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं तो वो है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज जो है टाले नवकर्मक से क्रिया करके धनात्मक परीक्षण देते हैं, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता, तो डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। ठीक है, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता क्योंकि यूरेसिल आरएनए में होता है। थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन ये डीएनए में होते हैं और यूरेसिल वाला आरएनए में होता है। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, वो तीसरा सही है। ठीक है, तो 48 नंबर तक क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलना है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि आरएनए में उपस्थित क्षारक कौन कौन से, तो आरएनए में उपस्थित क्षारक है देखो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल ये आरएनए में उपस्थित क्षारक होते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है देखो यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैया कि वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता तो वो है सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता है। ठीक है, तो 50 नंबर तक जितने महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे वो आपके हो चुके हैं। अब इसके बाद अगला जो वीडियो लाएंगे उसमें आपको बता देंगे 2 अंक व 3 अंक वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगर अगला वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि बहुत जल्द वीडियो आएगा जिसमें हम 2 अंक और 3 अंक वाले भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करा देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपके 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हुए पेपर में पूछे जाने वाले जो बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, केमिस्ट्री के भी यहाँ पे करा दिए, फिजिक्स के भी इसके पहले हमने वीडियो दे दिया जिसमें फिजिक्स के 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी हमने करा रखे। ठीक है, तो चैनल पे जाके आप वाले वीडियो भी देख सकते हो। तो इसीलिए कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लो भैया, क्योंकि मस्त तरीके पे अब चैनल पे तैयारी चल रही है। ठीक है, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ चैनल से और प्लेलिस्ट जरूर चेक करना क्योंकि प्लेलिस्ट में ही सारे वीडियो आपके हैं और चैनल पे डेली वीडियो आ रहे हैं। अगर आप पढ़ोगे तो अच्छे से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो और जो लोग ना हो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मस्त तरीके से आई चल रही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक ठीक है कमेंट करके जरूर बताना आप लोग वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।